नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा द्वारा रचित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस उपन्यास में लेखिका ने किस तरह की पीड़ा, वेदना, संवेदना और उससे उत्पन्न अलगावों का चित्रण इसमें किया है। मैं यहाँ पर पूरा उपन्यास नहीं पढ़ूंगी। इसमें पूरे उपन्यास में किस तरह की स्थिति, परिस्थितियों, स्वरूप और संवेदना के अंतर्गत किस तरह से अलगावों को दिखाया गया है, उससे पहले लेखिका का संक्षिप्त में परिचय इस प्रकार से है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में उषा प्रियंवदा का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने अपने उपन्यासों में आज के समाज की स्थिति का निरूपण किया है। उपन्यास में पात्रों की समस्या के समाधान का निष्कर्ष भी दिया है। इन्होंने उपन्यास में नई वस्तु बोध ही नहीं बल्कि उपन्यास का कलात्मक सार्थकता का रूप भी प्रदान किया है। उषा प्रियंवदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में स्थित कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता शहर के मशहूर वकील थे। उनकी 3 पुत्रियों में सबसे छोटी संतान उषा प्रियंवदा थी। पिता की अचानक मृत्यु के बाद अकस्मात अपने समय के प्रसिद्ध राजनीतिक कर्मी और सांसद शिब्बन लाल सक्सेना के सानिध्य में इनका भरण पोषण हुआ। श्री सक्सेना उषा जी के बुआ के बड़े बेटे थे। इनकी शिक्षा का जो स्वरूप है या आरंभ है प्रायः सन 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में एमए करके इन्होंने वहीं से प्रेमचंद के उपन्यासों पर पीएचडी की। इसके साथ ही रिसर्च फेलो की हैसियत से विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया। उषा प्रियंवदा ने अपनी आरंभिक शिक्षा सन 1956 से 1959 में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य से में की। सन 1959 से 61 फेलोशिप पर अमेरिका में इंडियाना विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। सन 1963 से 1972 तक विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में साउथ एशियन स्टडी विभाग में इनकी नियुक्ति हुई और इनकी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने हेतु सन 1972 में वहीं के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हुई। उषा प्रियंवदा का मुख्य एक कथाकार के रूप में सामने आती है। उषा जी के कथा साहित्य में शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति प्रणव चित्र हैं। भारतीय कहानी एवं उपन्यासों में अभारतीय परिवेश की पूर्णतः झलक मिलती है। आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का अंकन करने में उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थ बोध का चित्रण भी किया है। उषा प्रियंवदा ने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में नवीनता लाने का सर्वथा प्रयास किया है। आधुनिक युग के कथा साहित्य में उषा प्रियंवदा का नाम प्रमुख है। इनके 5 कहानी संग्रह हैं। फिर वसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, शून्य तथा अन्य रचनाएं इनकी संपूर्ण कहानियां में प्रकाशित हुई। इनके कथा साहित्य में मध्यम वर्गीय चेतना का अभाव है। इनकी चर्चित कहानियों में जिंदगी और गुलाब के फूल, वापसी, छुट्टी का एक दिन, मोहबंद और कितना बड़ा झूठ आदि प्रमुख है। उषा प्रियंवदा ने मुख्य रूप से कहानियां ही लिखी है, किंतु इनकी कहानियों के अतिरिक्त उपन्यास, रचनाएं आदि भी हैं। उपर्युक्त सभी विधाओं में उनका प्रकाशित साहित्य भी इस प्रकार से है। इन्होंने जिस तरह से कहानी संग्रह, रचनाएं, उपन्यास लिखे, उसमें एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में सफल मानी जाती है। आज मैं इनके द्वारा रचित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें लेखिका ने भारतीय अभारतीय
के आधार पर व्यक्ति के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या मूलभूत हम कहें जरूरतें हैं, उसका रूप स्वरूप लेखिका ने अपने उपन्यास में करने का प्रयास किया है। ऊषम प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें में पाश्चात्य सभ्यता से परिपूर्ण है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने नारी की स्वतंत्र छवि को प्रस्तुत किया है। आर्थिक परिस्थितियों ने युक्त परंपराओं, मिथ्या आदर्शों का विरोध किया गया है। नारी के चरित्र को नवीन कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नारी के विद्रोही रूप को समान रूप से उभारा है। पुरानी सभ्यता के अनुकूल नारी का व्यापक रूप मूल्यों का आधार पर ही इसका वर्णन किया है। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित नारी विवाह संस्था के प्रति विद्रोहिणी हो उठती है। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण वह किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास में नायिका सुषमा ने विवाह को आर्थिक संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं माना, अपितु वह एकांकी जीवन के साथ के लिए ही विवाह की अनिवार्यता स्वीकार कर लेती है। उपन्यास की पात्र नायिका अपने भाई बहनों के दायित्व के कारण प्रेमी युवक को तो ठुकरा देती है, परंतु जीवन की कुंठा और संतरास की भावना उसके अंदर भर जाती है। इसी उपन्यास की दुर्गा भी अविवाहित रहकर हीन भावना से भर उठती है। मिश्र शास्त्री भी तृप्त धरनी की तरह है। निराशाओं ने उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकृत करा दिया है। लेखिका ने मनीषा का व्यापारी से विवाह करना, दुर्गा का चिड़चिड़ा स्वभाव तथा सुषमा का जीवन से उकता जाना दिखाकर विवाह की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है। आधुनिक रूप में विवाह को आज नए रूप में ही स्वीकृति प्राप्त है। आज विवाह नारी के सह अस्तित्व के रूप में ही मान्य है, कृत दासी के रूप में नहीं। वैदिक युग में नारी को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। वह स्वयंवर में व्रत चुन सकती थी, परंतु मध्य युग में उसे इस गौरव से वंचित कर दिया। 19वीं शताब्दी में तो उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता का ही हरण कर लिया। नारी अनेकों अंधविश्वासों, परंपराओं तथा मिथ्या आदर्शों से आवेष्टित होकर पशु जीवन व्यतीत करने लगी। किसी कमी के कारण नारी में विद्रोही भाव उभरते भी तो उसे उल्टा संज्ञाओं से विभूषित करके इतनी लांछित कर दिया जाता है कि उसे मृत्यु का वरण करके ही आगे अपना जीवन यापन करना पड़ता। इस युग में समर्पण की नारी की नियति थी। उसकी आत्मा का कृदन, उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई मोल नहीं था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लेखिका ऊषम प्रियंवदा ने किस तरह से अपने उपन्यास में मूल भाव, वेदना, संवेदना का जो तत्व है उसको इस प्रकार से व्यक्त किया। जैसे कि इसमें 3 नायिका है, अभी आपको बताया कि सुषमा है और आपको दुर्गा है, और तीसरी जो इसमें नायिका का जो चित्रण किया गया है वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में मनीषा के नाम से संबोधित किया गया है। वह अपने जीवन में किस तरह से आर्थिक अभावों के कारण अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। लेखिका ऊषम प्रियंवदा ने आर्थिक बोझ में लदी नायिका सुषमा की व्यथा का मार्मिक रूप प्रकट किया है। नायिका सुषमा पढ़ी लिखी एवं नौकरी पेशा युवती है। घर की जिम्मेवारियों को पूरा करते करते अपने प्रेम और आयु दोनों की ही बलि चढ़ा देती है। सुषमा अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा भाई बहनों के दायित्व को निभाने के चक्कर में अपनी इच्छाओं की तिलांजलि दे देती है। सुषमा कॉलेज में प्राध्यापिका के पद पर आसीन है। उसने अपने आसपास जिम्मेदारियों की या अधिकारों के जो दायित्व की एक रेखा खींच बैठी है, उससे वह बाहर निकलना नहीं चाहती। कारण माता पिता या पिता रिटायर हैं और बीमारी के कारण त्रस्त है। हमने देखा है कि जो हम मध्यम वर्गीय परिवार में हम देखते हैं कि किस तरह से नारी अपना जीवन यापन करती है। अगर घर में
पुरुष ना होने के कारण या किसी कारण असमर्था के कारण या रिटायर होने के बाद परिवार की किस तरह से एक तरह से अधिकारों की, कर्तव्यों का जो दायित्व है उसे पूरा करने में स्त्री का संपूर्ण जीवन एक तरह से उन पर निछावर करते हुए प्रतीत होती है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नारी की जो व्यथा है, आर्थिक अभाव के कारण वह कितना अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को वह दबाती हुई चलती है। नायिका भी इसी पथ की ओर अग्रसर दिखाई देती है। कारण पिता रिटायर हैं और बीमारी के कारण त्रस्त है, साथ ही छोटे भाई बहन के सपने पूरे करने की उसकी कोशिशों ने अपने बारे में कुछ एक तरह से अनचाही या यानी कि अपने आवरण के आधार पर अपने चारों ओर उसने एक अनचाही लकीर खींच ली है कि वह किसी के संसर्ग में, किसी के संपर्क में नहीं आएगी और किसी के कहे हुए संवादों के माध्यम से भी अपना जीवन यापन नहीं करेगी। सुषमा ने अपने जीवन के लिए कुछ सपने बुने थे। आर्थिक व्यवस्था की एक तरह से हम कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के दबाव के कारण उसके सुनहरे सपनों को एक तरह से तहस नहस कर डाला। आस पड़ोस में किसी के शादी की बात सुनती तो अपनी बेबसी पर एक तरह से रोती, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से स्त्री एक कदम तो उठा लेती है अपने जीवन को एक तरह से स्थिर करने का, पर वह जब अपने आसपास का वातावरण देखती है, उसमें घटित घटनाएं देखती है, तो उसका मन भी कहीं ना कहीं सपने बुनने लगता है। और वह सुनहरे सपने बुनने की जब वह कगार तक पहुंचती है तो अनचाहे रूप में कई कर्तव्य, कई अधिकार, कई अनचाही स्थिति परिस्थितियां उसको खींच लाती है, जिसके कारण उसके मन में अनेक प्रकार की बेचैनी उठती है। कहने का तात्पर्य है सुषमा अपने भीतर की बेचैनी को किसी को भी नहीं दिखा पाती, केवल उसी आग में अपने आप को फूकने का यानी कि जलाने का, तहस नहस करने का क्रम रचती हुई दिखाई देती है। परिवार के सभी सदस्य केवल अपना हित किसमें है वह देखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब एक व्यक्ति पूरी तरह से परिवार का बोझ ढो रहा है तो वह कहीं ना कहीं अपने सपने को धूमिल करता हुआ दिखाई देता है और सभी लोग उसके एक तरह से कहे हुए वक्तव्यों पर, कहे हुए वाक्यों पर, कहे हुए शब्दों पर चलते हुए अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि कौन से कर्तव्य बहुत ज्यादा आवश्यक है, कौन से अधिकारों को हम दबाया जा सकता है, उसमें लेखिका या नायिका का जो द्वंद है वह दिखाई देता है। यहाँ पर नायिका सुषमा भी इसी तरह से चीजों के प्रति अपनी सक्षमता, अपनी असुरक्षा का भाव व्यक्त करती हुई चलती है। उपन्यास के अन्य पात्र भी इसी समस्या से जूझते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो नायिका है दुर्गा है, मिस शास्त्री है और सुषमा और मनीषा विवाह के ना होने के कारण हीन भावना से उनके मन में एक तरह से अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो जन्म ले लेती हैं। सुषमा का मन टूट सा गया है, मन में कोई भी किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं रहा। सुषमा अपने मन को समझाते हुए अनेक प्रकार से उपन्यास में दिखाती है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम है, सिर्फ विवाह ही तो नहीं है। इस तरह से वह अपने मन की पीड़ा को, वेदना को वहां पर एक तरह से उभारती हुई भी दिखाई देती है और दबाती हुई भी दिखाई देती है। सुषमा ने धीरे धीरे विवाह के सुखद सपने को अपने मन और तन दोनों से एक तरह से निकाल फेंका है, यानी कि उस सोच से वह कोसों दूर हो गई है। अब उसे केवल अपने बहन भाई, अपने माता पिता की सेवा या उनके कर्तव्य अधिकारों के द्वारा जो एक रेखा उसने अपने आसपास खींच ली है, उसी के रूप वह अपना जीवन यापन करती हुई चलती है। केवल घर और बहन भाई की खुशहाली को ही अपने जीवन का आधार मान लेती है, पर कई बार उसे बहुत सारी पीड़ा का आभास होते हुए भी दिखाई देता है। जब सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से उससे बात करते हुए दिखाई देते हैं, उसके मन की बात
कोई नहीं पूछता है, या उसे किस तरह की कोई जरूरत है वो भी कोई वहां पर साझा करते हुए नहीं दिखाई देता, चाहे वो बहन भाई हो या माता पिता हो। जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो सुषमा उनको सामने दिखाई देती है, पर अगर नहीं किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह उससे अपने सुख दुख की बात भी साझा नहीं करते हैं। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगता है। सुषमा का जीवन नीरस और बेरंग होता जाता है। घर, जिम्मेदारी, तनाव यही रह गया है उसके जीवन में, बोझ उठाने को। ऐसे में सुषमा के जीवन में नील का एक तरह से आगमन होता है। सुषमा के पैर की जमीन एक तरह से सिरकते हुए या रिसते हुए दिखाई देती है कि वह नील के प्रति किस तरह से मन ही मन आकृष्ट होती हुई चलती दिखाई देती है। जब वह नील के प्रति अपने प्रेम भाव का समर्पण देते हुए प्रतीत होती है तो वह कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों से, उन अधिकारों से, उन कर्तव्यों से एक तरह से कई बार ऐसे भी मौके आ जाते हैं जब जीवन में हम देखते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, उसके प्रति हम अपने भावों को किस तरह से अभावों में भी बदलते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर उसी भाव को दिखाने का प्रयास लेखिका ने किया है। सपनों के अंधकूप में वह नए जीवन की एक तरह से राह सजाने लगती है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षण के रूप में हमें दिखाई देता है या हम उसके प्रति आकृष्ट होते हुए चलते हैं, और उस आकृष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसमें हम अनेक प्रकार के सपनों को भी बुनते हुए दिखाई देते हैं। पर सपनों पर जब कर्तव्य और दायित्व का एक दाव वहां पर लगते हुए दिखाई देता है तो सारी जो इच्छाएं हैं, सारी जो हम कहें कि महत्वाकांक्षा है, वह रिश्ते हुए दिखाई देती है। चारों तरफ खुशनुमा वातावरण दिखाई देता है, क्योंकि हम जब किसी के प्रेम में पड़ते हैं या किसी के प्रेम प्रसंग में होते हैं तो हम उसमें अनेक प्रकार से अपने आप को सजाते संवारते हुए दिखाई देते हैं और मन अनेक प्रकार से सुनहरे सपने बुनते हुए आकाश में विचरण करने लग जाता है। पक्षी पंछी जैसे चहचहा रहे हो, वह आनंद में हो उठती है। नील का प्रेम उसे अपनी अधूरी जिंदगी में पूर्ण रूप देते हुए प्रतीत होता है। निराशा के बादल छटते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे में दिखाई देता है कि किस तरह से वह जब माँ के कहने पर या माँ के द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर वह अपने जीवन का जो सुनहरा स्वप्न है वह धूमिल होते हुए देती है, वह रिश्ते हुए देती है, तो वह दोबारा से उसी अंधकूप में एक तरह से अपने आप को स्वाहा करने की दौड़ में भी दिखाई देती है। यहाँ पर किस तरह से दिखाया गया है कि जिस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में अर्थहीनता या नीरसता का भाव जब आता है तो उसमें संबंधों में अन्य प्रकार की अनचाही कड़वाहट उत्पन्न होने लगती है और ये कड़वाहट अनेक रिश्तों को तहस नहस करती हुई चलती है। और हम इसमें ये भी देखा है कि किस तरह से नील और सुषमा के जो संबंध है, जहाँ एक और प्रेम के प्रगाढ़ रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए देखते हैं, वहीं पर वह संबंधों में अनेक प्रकार के जो कर्तव्य है, अधिकार है, उसमें वह टूटते हुए भी दिखाई देते हैं। नारी का जो शोषण है वह हर जगह दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है ये शोषण ये हमें बाहरी रूप से ही प्राप्त हो, यह है हमें घर के रूप में भी या जहाँ पर हम अपने वातावरण में रहते हैं वहां पर भी हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। अगर घर में कामकाजी स्त्री है तो उस पर अनेक प्रकार के दबाव, अनेक प्रकार के शोषण उस पर दिखाई देते हैं, उसकी इच्छा अनिच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता है। इन्हीं सब संकेतों को लेखिका ऊषम प्रियवदा ने 55 खंबे लाल दीवारें में एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।